हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके कोचिंग क्लासेस। और हम लोग आज पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें से हम लोग देख रहे थे एनसीईआरटी के क्लास 10th की सोशल साइंस यानी समाज विज्ञान की हम लोग सीरीज चालू किए हुए थे, जिसमें हम लोगों ने पेज नंबर फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ लिया था पेज नंबर 1 से लेके 3 तक, और दूसरे पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था पेज नंबर 4 से लेके 7 तक। और आज हम लोग पढ़ेंगे 8वें पेज नंबर से पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है सत्ता की साझेदारी के रूप कितने कितने होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, जैसे यहाँ पे दिया गया सत्ता की साझेदारी के रूप, हमने पीछे देखा था श्रीलंका की, बेल्जियम की कहानियाँ देखा। वहाँ बहुत सारे गृह युद्ध हुए थे हमारे, है ना, जिसमें कि बेल्जियम ने समझदारी दिखाई थी और फिर उसमें क्या किया था, सत्ता का बंटवारा कर दिया, सत्ता की साझेदारी कर दी थी कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे, ये राष्ट्रपति बनेंगे, ये सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे, सभी का सत्ता का बंटवारा कर दिया था, जिससे कि वहाँ गृह युद्ध ना हो, उससे बच सके। और इसके पीछे हमने एक विक्रम और बेताल की कहानी पढ़ी थी, जिसमें आपका खलील जो था उलझन में हुआ था कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई वो परमानेंट किसी का बना दिया जाए कि प्रधानमंत्री इसी कास्ट का होगा, इसी जात धर्म का होगा, इसका राष्ट्रपति होगा, इसका सांसद होगा। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोकतंत्र होना चाहिए जिसमें जनता खुद चुने, वोट दे कि यही होना चाहिए काबिल लोगों को, ऐसा होना चाहिए। उसकी उलझन थी। अब उसकी उलझन क्या बनी है, अभी फ़िलहाल आगे क्लियर होगी उसकी उलझन। तो देखिए यहाँ सत्ता की साझेदारी। अब देखिए यहाँ पे साझेदारी का मतलब होता है कि पार्टनरशिप, यानी कि साझा करना, उसको हिस्से बांटना। ये नहीं कि बंटवारा करना, नहीं, बंटवारा अलग होता है, साझेदारी अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे आप समझना। जैसे देखिए यहाँ पे क्या दिया है, राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। वहाँ पे बंटवारा नहीं किया जा सकता है कि आप हमेशा प्रधानमंत्री आप ही बनो और हम मुख्यमंत्री बने, हम राष्ट्रपति बने, ऐसा नहीं होता है। इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया कि साझेदारी हाँ कर सकते हैं, भाई साझेदारी कर सकते हैं कि चलो आप भी जीते हो, हम भी जीते हैं, तो चलो वोट कर लेते हैं भाई, कौन राष्ट्रपति बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन ये बनेगा। ठीक है, सामने आया। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। ऐसा होता था पहले, मान्यता ये चली आ रही थी कि इस जाति धर्म का यही प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होना चाहिए, ऐसी धारणा चली आ रही थी। लेकिन उसको बदलने का समय देखिए आ रहा तो रहनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। आपको पता है कि अगर एक चीज़ के, अगर मान लीजिए आपके पास कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, और उसके मालिक 3-4 लोग हैं, तो आपको उसको कुछ करने से पहले, बेचने से, खरीदने से पहले, यूज करने से पहले आपको सबकी परमिशन लेनी पड़ेगी कि भाई इसको हम क्या यूज कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि डिसीजन लेने में संभव, मतलब फास्टली नहीं हो पाता, जल्दी नहीं हो पाता। ठीक है ना, तो ऐसे यहाँ पे आपके सत्ता में होती है कि अगर उसके कई सारे आपके बंटवारे होंगे तो उसमें क्या होता है कि ये तुरंत लागू करना उसको संभव नहीं होता, फैसले लेना भी नहीं होता, उसमें बिखर जाती है पूरी तरह से। लेकिन लोकतंत्र एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है, जनता ही सारी शक्तियों का स्रोत होता है, बिल्कुल होता है ये हमेशा, क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता ही सर्वोपरि होती है। सही है ना, बिल्कुल। देखिए आगे हम लोग बात करेंगे, आपका दिया गया है ये देखिए यहाँ पे बुनियादी है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। एक अच्छे लोकतंत्र में क्या होता है कि किसी भी जाति धर्म का हो, उसको क्या करते हैं कि समान व्यवहार, समान उसकी बातें सभी सुनी जाती हैं, उन समूहों के विचार रखे जाते हैं, सभी प्रकार की उसमें सुविधाएं होती हैं, उनको बिल्कुल भी इग्नोर यानी कि नज़रअंदाज नहीं किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं क्या बात उसमें कही गई है। ठीक है, बिल्कुल। देखिए जैसे यहाँ पे दिया गया है कि आपका विभिन्न समूहों को विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियाँ तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं। और जब भी कभी सार्वजनिक नीतियां बनाई जाती है तो उसमें सभी जाति धर्म को, समुदाय को, सभी प्रकार के समूहों के सभी के विचारों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, ताकि किसी को ठेस ना पहुंचे या खराब ना लगे, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए। और उसका अगर बंटवारा भी, वो साझेदारी भी करना है तो उसमें सभी समुदाय के वर्ग को ध्यान रखा जाता है कि
इनके भी सांसद होने चाहिए, इस जाति धर्म के भी, इस समुदाय के भी होने चाहिए, मतलब सभी को उसमें समान नागरिक दिया जाता है, यानी कि सभी हक दिया जाता है उसमें पार्टनरशिप में। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे किया जा सकता है। अब अगर देखिए यहाँ पे आपकी दिया गया है सत्ता की बागडोर। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं सत्ता की बागडोर, और ये कार्टून बनाया गया है। क्या बनाया गया है? कार्टून बनाया गया है। कार्टून के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं भाई, कार्टून के बारे में क्या बताया गया है आपका। ठीक है, बिल्कुल, ये देखिए इसमें कुछ इसके बारे में दिया गया है कि कब का है कब का नहीं है। देखिए यहाँ पे आल जॉनसन स्वीडन केगल कार्टून 25 फरवरी 2005 की कार्टून है। इसमें थोड़ा सा इसमें जानकारी। अब देखिए इसमें दो लोग बैठे हुए, एक तरफ पुतिन दिया गया है यहाँ पे और एक तरफ ब्रुश दिया गया है। ये दोनों क्या थे कि राष्ट्रपति के लिए चुनाव में कैंडिडेट थे, ये चुनाव लड़ना वहाँ लड़ते थे, और कभी पुतिन, तो पुतिन वहाँ पे जीते। अब पुतिन चाहते थे कि सत्ता की बागडोर केवल हमारे हाथ में। देखिए व्लादिमीर पुतिन इनका पूरा नाम है, ये राष्ट्रपति हैं रूस के। ठीक है, अभी भी प्रेजेंट टाइम पे। तो ये क्या था कि हमेशा चाहते थे कि हमारी ही सत्ता वहाँ पे रहे। अब इसी के तहत क्या हुआ था कि इसमें कानून बनाए गए थे। अब देखिए कैसे कानून बनाए गए। देखिए इसमें कुछ पारित किए गए थे। ये देखिए नीचे कुछ दिया गया है चित्र के नीचे। देखिए 2005 में रूस में कुछ नए कानून बनाए गए, 2005 की बात है। ठीक है, इन कानूनों को बनाकर रूस के राष्ट्रपति को कुछ और शक्तियां सौंपी गई, कुछ और शक्तियां दे दी गई। इसी वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस का दौरा किया था। ऊपर दिए गए कार्टून के अनुसार लोकतंत्र और सत्ता के केंद्रीकरण में क्या संबंध है भाई? सत्ता अनुसार लोकतंत्र सत्ता के केंद्रीकरण मतलब पूरी तरह से राष्ट्रपति पर ही सीमित हो जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सब शक्तियाँ दी जाएगी, तो पूरी तरह से केंद्रित क्या हो जाएगा भाई? हमारा पूरी तरह से राष्ट्रपति पर केंद्रित हो जाएगा। और यहाँ जिस चीज़ की तरफ ध्यान खींचा गया उसकी पुष्ट में क्या है, आप कुछ और कार्टून जो जुटा सकते हैं, तो आप इकट्ठा कर सकते हैं कि भाई वो चाहते थे कि हमारी बागडोर रहे, वो चाहते थे कि हमारी बागडोर रहे। अब देखिए इसमें चलते हैं हम लोग, इसमें कुछ जो रूल्स हैं या कुछ रेगुलेशन वहाँ पे हम देखते हैं क्या इसमें बताया गया है। देखिए इसमें ऊपर चलते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता के साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। देखिए अब की जो आधुनिक मतलब मॉडर्न, अब की लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई गई है, तो वो कुछ और ही तरह के रूप हो सकती है, कई तरह के रूप हो सकती है। हर देशों में अलग अलग तरीके से बनाया गया है। तो ये कुछ हम प्रचलित रूपों को उदाहरण तौर पे देखते हैं हम। ठीक है, बिल्कुल कैसे कैसे होता है इसके। देखिए यहाँ पे सत्ता का जो हम लोग साझेदारी पढ़ रहे थे, तो उसी के कई सारे रूप होते, कैसे कैसे सत्ता की साझेदारी कहाँ कहाँ कैसे किया गया। देखिए यहाँ पे क्या दिया, शासन के विभिन्न अंग। अब देखिए शासन के विभिन्न अंग के रूप में बना दिया गया भाई, उसको साझेदारी ही एक तरफ का है। अंग बना देना मतलब मालिक अलग अलग हो जाएंगे, तो उसमें साझेदारी हो गई। ठीक है, तो शासन के विभिन्न अंग देखिए, जैसे यहाँ पे जैसे विधायिका बताइए एक बना दिया गया, एक कार्यपालिका बना दिया, एक न्यायपालिका बनाया गया। ठीक है, बिल्कुल। अब के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है, इन्हीं के बीच सत्ता का। अब 3 पॉइंट आपको ये बिल्कुल ध्यान देना है। पहला पॉइंट विधायिका याद कर लेना ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। कार्यपालिका, फिर आपका न्यायपालिका। ठीक है, बिल्कुल। न्यायपालिका जो न्यायालय होता है, आप लोग जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये कोर्ट कचहरी जितने होते हैं। कार्यपालिका जो कार्य करती है। विधायिका जो आपका विधानसभा में बैठी नियम कानून बनाती है। तो सारी चीज़ें आपके यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग सबका काम होता है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बंटवारा रहता है, इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे। क्षैतिज वितरण मतलब पैरेलल, यानी कि नीचे आपका हॉरिजेंटल आपका बंटवारा रहता है बराबर, यानी कि सबका ठीक रहता है, अपना अपना काम सबका लगा, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। एक ही स्तर, एक ही लेवल रहता है और अपने अपने शक्तियों का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। इस तरह में क्या होता है कि एक ही अंग जो है, विधायिका चाहे तो पूरा कानून अपने हाथ में ले ले, ऐसा नहीं हो सकता। कार्यपालिका नहीं ले सकती ना, सबका अधिकार अलग अलग दिए गए हैं। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। इसमें ऐसे सिस्टम बनाया गया है कि एक अंक जो है दूसरे पे बिल्कुल अंकुश रखता है। वहाँ पे कार्यपालिका कहीं ना कहीं न्यायपालिका के अंडर में आती है, विधायिका कहीं ना कहीं न्यायपालिका के अंडर में, सब लोग एक दूसरे से डिपेंडेंट होते हैं। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है। इससे क्या होता है, संतुलन बना रहता है, क्योंकि जब एक दूसरे की ज़रूरत होगी, एक दूसरे का डर होगा, तो क्या होगा कि संतुलन बना रहेगा। ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा होता है यहाँ पे।
तो संतुलन लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए हमने देखा था कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती जरूर है। कार्यपालिका जो होती सत्ता का उपयोग करती जरूर है, पर यह पसंद के अधीन कार्य करती है। क्या करती भाई? पसंद के अधीन कार्य करती है। देखिए आगे क्या दिया गया, हम लोग देख लेते हैं इसको। करती है। न्यायपालिका के नियुक्त कार्यपालिका करती भाई। न्यायपालिका के नियुक्त कौन करती भाई? इनको न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता भाई? यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कोर्ट कचहरी में, न्यायपालिका में जितने भी होते हैं यहाँ पे, इनका जो यहाँ पे जज बैठते हैं तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? कार्यपालिका करती है। वही इनको चुन करके भेजती कि जाओ आप यहाँ के बन जाओ, मुख्य जज बन जाओ, है ना। बिल्कुल, तो यहाँ पे कार्यपालिका करती है। पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। और जो लेकिन इन्हीं के द्वारा बनाया गया है न्यायपालिका, लेकिन वही जो न्यायपालिका है इनके द्वारा जो कार्य किया जाता है, तो अगर ये गड़बड़ कर रहे हैं तो न्यायपालिका न्याय करती है, वहाँ पे इन पर अंकुश रखती। बताइए, कार्यपालिका ने ही चुनकर भेजा किसको? न्यायपालिका को, लेकिन न्यायपालिका किसको? इन्हीं पे बनाए गए कानून पर अंकुश लगाती है। और इसी व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। इससे क्या होता है कि संतुलन व्यवस्था बनी रहती है। क्यों भाई? कि इनको भी डर होगा, न्यायपालिका जज को भी डर होगा कि ये अगर हम इनकी बात नहीं मानेंगे, इनके खिलाफ जाएंगे तो कार्यपालिका लोग क्या करेंगे? हमको बदल देंगे, दूसरे जज को लाके बैठा देंगे। और कार्यपालिका भी डर होगा कि अगर हम गलत काम करेंगे तो ये क्या होगा, भले इसको हम दूसरे को हटा दें, दूसरे को बैठा दें, लेकिन ये बवाल तो कर ही देगा, ऑब्जेक्शन तो कर ही देगा। तो ये डर होता है कहीं ना कहीं। देखिए पहला बहुत अच्छा रूप था, यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहा। देखिए हम लोग दूसरा, पहला आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वहाँ पे क्या 3 मेन थे हमारे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है ना। जो दो विधायिका होते हैं, जो हमारे विधानसभा होती है, विधायिका में बैठते हैं, उनसे मुख्यमंत्री बनते, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते सब लोग सांसद से। तो ये क्या होता है कि कहीं ना कहीं विधायिका और कार्यपालिका नहीं, सांसद जो होते हैं कार्यपालिका में, तो वो काम करते हैं, कानून बनाते हैं, सारी चीज़ें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे न्यायपालिका होते हैं, न्यायपालिका के जो जज होते हैं उनको वो चुनते हैं, ठीक है। और न्यायपालिका क्या करती है? सबके कामों पे नज़र रखती है, और अगर अन्याय होता है तो खिलाफ। जैसे आप अपने ही देश में देख रहे हो कि अभी कोई भी शासन जैसे अगर गलत कानून लाता है या स्ट्रिक्ट कानून लाता है तो उसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है, हाई कोर्ट करता है, सुनवाई होती है, ये चीज़ें। दूसरा रूप देखते भाई, सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। सरकार के बीच में भी बंटवारा होता है। जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो, पूरे देश के लिए एक कॉमन सरकार होनी चाहिए, और फिर प्रांतीय क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार भी होनी चाहिए। आप जैसे अपने यहाँ मान लो, जैसे हमारा प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, ये सबके लिए बराबर होते हैं। हर एक राज्य का प्रधानमंत्री होता है, वही एक होता है, कॉमन होता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों कॉमन होते हैं, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन हर एक राज्य का एक मुख्यमंत्री होता है, हर एक राज्य का एक विधायक होता है, हर एक राज्य का सांसद होता है, तो ये कॉमन होते हैं, ठीक है। ये हमारे कॉमन नहीं होते, अलग अलग होते हैं। लेकिन एक केंद्र की सरकार होती है, एक राज्य की सरकार। जो केंद्र की सरकार है वो समान सरकार है, क्या है? समान। और फिर प्रांतीय क्षेत्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर जैसे हमारे विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, है ना, तो ये, और प्रांत के स्तर पर जैसे मुख्यमंत्री होते हैं, तो ये इनके और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जैसे होते हैं, अलग अलग सरकार रहे, ऐसा होता है। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। वो देखो, केंद्र सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र सरकार। अभी हमने बताया आपको कि सरकार यहाँ पे भाई 2 बन जाएंगी। एक हमारी सरकार कैसे होगी भाई? केंद्र सरकार हो जाएगी हमारी, केंद्र सरकार। एक हो जाएगी राज्य सरकार। राज्य सरकार मतलब कि यहाँ मेन जो होता है मुख्यमंत्री होता है, ठीक है, बिल्कुल, सीएम होता है, और यहाँ पे पीएम होता है, और यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति होते हैं। आया समझ में? ये चीज़ें होती है यहाँ पे। तो केंद्र सरकार जो होता है पूरे देश के लिए एक होता है, और राज्य सरकार हर राज्यों के अलग अलग होते हैं। आया समझ में? ऐसा यहाँ पे बंटवारा बताया गया है। अब देखिए आगे देखते हैं, संघ या केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार की आपको परिभाषा मिल गई यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल। प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, हर जगह अलग अलग। भारत में हम इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्य सरकार कहते हैं। हर देश में बंटवारा ऐसा ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश, ये हमारे भारत में ऐसा ही है, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन सभी देशों में ऐसा हो जरूरी नहीं, हर देश में बंटवारा ऐसा नहीं है। कई देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें नहीं हैं, प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें नहीं हैं। लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है, जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है,
तो वहाँ के क्या कहा गया है, संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है, संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। उसमें सीधा सीधा संविधान में, अगर देखिए अपने भारत में क्या है कि इसी प्रकार का दूसरे टाइप का, ठीक है, जो रूप है दूसरे टाइप का है, तो इसमें संविधान में सीधा सीधा लिखा है किसके पास कितनी सत्ता होगी, किसकी कितना अधिकार होगा। बेल्जियम में तो यह काम हुआ है, पर श्रीलंका में नहीं हुआ है। श्रीलंका में ऐसा नहीं होता। राज्य सरकारों से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसा ही व्यवस्था हो सकती है। राज्य सरकार से नीचे की सरकार, जैसे सरपंच होते हैं, है ना, ब्लॉक में होते हैं, ऐसे बहुत सारे हमारी चीज़ें होती हैं, नगर पालिका होते हैं, पंचायतें होती, वो देखिए बताइए, नगर पालिका, शहरों में नगर पालिका होती है, गाँवों में पंचायतें होती है, ऐसी इकाइयाँ हैं। उच्चतम और निम्नतम स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल, वर्टिकल मतलब होता है कि जब हमारे राज्यों के अंदर छोटी छोटी सरकारें आ जाती, नगर पालिका एक अपना सरकार, पंचायत एक अपना गांव का सरकार, ऐसे होता है, तो ये वर्टिकल कहलाती है, वितरण कहा जाता है। हम अगले अध्याय में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, इस पर और ज़्यादा देखेंगे अगले अध्याय में, क्योंकि हमारे भारत में यही चीज़ चलता है। देखिए तीसरा रूप जो हमारा, दो रूप हमने देखा, दो रूप हमने देखा। देखिए भारत में कौन सा चलता है ये हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे, बट यहाँ पे भारत के जितने लक्षण मिलते हैं तो हम बताते हैं कि आपको ये भारत में ऐसा चीज़ है। अपने यहाँ विधायिका भी है, न्यायपालिका भी, कार्यपालिका भी है, और ये चीज़ भी अपने यहाँ है, पूरा चीज़। मतलब हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा संविधान अपने यहाँ का, हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या कहता है आपका, तीसरा रूप क्या कहता है। यहाँ पे कहता है कि सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच में हो सकता है। भाई कई तरह के हो सकता है बंटवारा, भाई ये समूह ऐसा करे या धर्म ऐसा करे, भाषा, ये भाषा बोलने वाले ज़्यादा लोग हैं तो इनको बड़ी पोस्ट मिलनी चाहिए, ऐसा हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार, बेल्जियम में तो ऐसी ही तो हुआ था, सामुदायिक सरकार बना ली गई थी। इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है बेल्जियम में, बिल्कुल सामुदायिक, हम लोग पीछे पड़े थे उसमें, जो सबसे बड़ा समुदाय था उसको बड़े पोस्ट दे दिए गए थे, बड़ी, है ना, अधिकार दिए गए थे, ज़्यादा अधिकार दिए गए थे, ये होता है। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमज़ोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। यानी कि जो हमारे समुदाय कमज़ोर है या महिलाएं हैं जैसे, तो उनको विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए, जिससे वो धीरे धीरे ऊपर आएँ। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी व्यवस्था के बारे में पढ़ा था, अपने यहाँ भी था। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है, ताकि लोग खुद को शासन से अलग ना समझने लगे, खुद को शासन से अलग ना समझे, कि छोटे जाति वाले या कमज़ोर वाले वो समझे कि हमारा तो शासन कभी था ही नहीं, ना होगा, लगता है हम एक अलग हैं, उनके अंदर एक गृहयुद्ध जैसी भावनाएं आए, है ना। अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है, सामाजिक विविधताओं को शासन में। अब देखिए यहाँ पे आपका आगे बात करेगा, ऊपर देखते हैं हम लोग, चलते हैं, ठीक। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है आपका, हाँ, भागीदारी देने के अलग अलग तरीकों पर हम इकाई सेकंड में चर्चा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कैसे कैसे उसमें क्या होता है कि महिला को कितनी छूट दी जाती, कितने सांसद होने चाहिए महिला से, कितने मुख्यमंत्री होने चाहिए, सारी चीज़ें वहाँ पे बंटवारा आगे लेसन में देखेंगे। यहाँ पे अभी केवल ओवरऑल व्यू हम लोग देखेंगे पॉइंट पॉइंट। देखिए अब चौथा रूप क्या हो सकता है भाई, चौथा रूप सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। ऐसा लक्ष्य कर सकते हैं कि इस क्षेत्र में ज़्यादा किसका आंदोलन होता है, किसका दबाव है ज़्यादा, कौन से सरकार लाएँ, कौन सा धर्म का लाएँ, तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा नियंत्रण बनाया जा सके, ऐसे लक्ष्य तय कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए, चुनाव का विकल्प जरूर होना चाहिए, कि यहाँ नहीं कि एक ही निर्दलीय हो जाए, बिल्कुल भाई उसके खिलाफ कोई खड़ा ना हो, तो फिर वो लोकतंत्र नहीं होता, लोकतंत्र की हत्या होती है, ठीक है। बिल्कुल अपने यहाँ लोकतंत्र सभी को मौका मिलता है जीतने का, ठीक है, बिल्कुल। समकालीन लोकतंत्र व्यवस्थाओं में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टियां होती, देखिए कितने सारी पार्टियां होती, सभी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, ये नहीं कि एक ही पार्टी लड़ती है, ऐसा नहीं होता। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती, कंपटीशन करती हैं। पार्टियों की है आपसी
प्रतिद्वंदिता ही इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में ना रहे। बिल्कुल भी नहीं रहता। एक हर राज्य में अलग अलग पार्टियां हो सकती हैं, उसमें कई सारे गठबंधन भी हो सकते हैं। एक बड़ी समयावधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथ आती जाती रहती है। अगर हम ओवरऑल देखें तो क्या होता है कि इसमें कभी ये पार्टी बड़ी सरकार में पहुंच जाती है, कभी वो पार्टी पहुंच जाती है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि हर पार्टियों की अपनी अपनी विचारधारा अलग अलग रहती है, और लेकिन बारी बारी से सत्ता आती रहती है। मतलब सभी लोग उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। कई बार क्या होता है, सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती, कभी कभी वह सीधा दिखती, क्योंकि दो या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं या सरकार का गठन करती हैं। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। ऐसे भी समूह हैं, क्या होते हैं, समूह हमारे क्या होते हैं, संगठित होते हैं, और वो भी क्या होते हैं, पार्टियों के साथ जुटे होते हैं या फिर खुद लड़ते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। यानी कि अगर कोई पार्टी बहुत बड़ी, मतलब एक संगठन है, बहुत बड़ा संगठन, जैसे किसानों का संगठन बहुत बड़ा है, तो सरकार पे दबाव बना देती हैं कि भाई अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आपसे अलग हो जाएंगे। तो ऐसे दबाव बना करके भी बना लेते हैं। इकाई 3 में हम राजनीतिक दल के बारे में पढ़ेंगे, इकाई 3 में, और दबाव, समूह और सामाजिक आंदोलनों की कार्यप्रणाली पर गौर करेंगे। ठीक है, बिल्कुल, वहाँ पे हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे एक लड़की बनी हुई है, इसमें मेरे स्कूल में हर महीने क्लास मॉनिटर बदल जाता है, क्या आप इसे ही सत्ता की भागीदारी बता रहे हैं? बिल्कुल हाँ, कुछ ऐसे ही, जैसे क्लास का एक मॉनिटर होता है, हर महीने में अगर चेंज हो तो ये होता है कि कभी वो जीतेगा, कभी वो जीतेगा, कभी उसको बनाया जाएगा, कभी उसको। तो यहाँ पे हर एक विचारधारा के अलग अलग मॉनिटर बन रहे हैं, तो ये सत्ता की एक तरफ की भागीदारी ही है। ठीक है, बिल्कुल। अब चलते हैं हम लोग, आपका 9 पेज हो गया आपका, अब चलते हैं हम लोग 10 में चलते हैं। देखिए यहाँ पे अब कुछ हम लोग क्या समझा क्या जाना यहाँ पे दिया गया है। चलिए हम आपको थोड़ा सा 10 सेकंड का, ओनली 10 सेकंड का इंटरवल करते हैं, 10 सेकंड, उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं सत्ता के बंटवारे के कुछ उदाहरण निम्नलिखित है। सत्ता का बंटवारा कैसे होता है, देखिए यहाँ पे, ये सत्ता की साझेदारी की 4 श्रेणियों में से किसमें आते हैं। देखिए ये सत्ता की साझेदारी की 4 श्रेणियों में से किसमें आते हैं। यहाँ सत्ता का साझा कौन किसके साथ कर रहा है ये देखना है हमको। 4 श्रेणियाँ दी गई हैं। देखिए पहला नंबर दिया गया है, बम्बई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया कि वो तत्काल कार्यवाही करे और मुंबई के साथ अनाथालयों के 2000 बच्चों के रखरखाव में सुधार करे। क्या वहाँ का आदेश दिया गया भाई? वहाँ का जो मुंबई का उच्च न्यायालय था, ठीक है, उच्च न्यायालय था मुंबई का, वो महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया कि तत्काल कार्यवाही करो मुंबई के 7 अनाथालयों के 2000 बच्चों, 7 वहाँ अनाथालय बने हुए हैं जहाँ पे अनाथ बच्चों को रखा जाता है, वहाँ के 2000 बच्चों के रख रखाव में सुधार करे, यानी और सुविधा दे वहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल। तीसरा क्या है, कनाडा के ओटेरियो प्रांत की सरकार ने वहाँ के मूलवासी समुदाय के साथ जमीन के दावों का निपटारा करने पर सहमत दे दी। क्या कहा भाई यहाँ पे, कनाडा के ओटेरियो प्रांत की सरकार ने, कनाडा की थी ओटेरियो प्रांत की सरकार थी, वहाँ के मूलवासी समुदाय के साथ ज़मीन के दावों का निपटारा करने पर सहमत दे देगी। ठीक है, हम निपटारा करेंगे। स्थानीय मामलों के लिए जवाबदेह मंत्री ने घोषणा की कि सरकार मूलवासी समुदाय के साथ पारस्परिक सम्मान और सहयोग की भावना से काम करेगी, वो सभी के साथ खड़ी हुई और आपका निपटारा जरूर कराएगी। देखिए ये है हमारे पास यहाँ पर रूस की 2 प्रभावशाली राजनीतिक पार्टियाँ, द यूनियन ऑन राइट फोर्सेस और लिबरल या आब्लोको मूवमेंट ने एक मजबूत दक्षिणपंथी गठबंधन बनाने के लिए अपने संगठनों के विलय का फैसला किया। यहाँ पे यानी कि आप कहने का मतलब रूस में 2 बड़ी पार्टियाँ हैं, द यूनियन ऑन राइट फोर्सेस और लिबरल याब्लोको मूवमेंट ने एक मजबूत दक्षिणपंथी गठबंधन बनाने के लिए अपने संगठनों के विलय का फैसला किया। बोला कि हम लोग विलय कर लेते हैं अपने गठबंधन को और एक मजबूत बनाते हैं।
इनका प्रस्ताव है कि अगले संसदीय चुनाव में हम उम्मीदवारों की साझा सूची बनाएंगे, जिसमें हम अगर मान लीजिए 2 पार्टी इकट्ठी हो गई तो फिर उसमें क्या होता है, बंटवारा होता है कि आपके इतने मंत्री बनेंगे, आपके इतने विधायक लड़ेंगे, यहाँ से लड़ेंगे, यहाँ से नहीं लड़ेंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा दबाव हो जाता है और बहुत ज़्यादा फोर्सेट हो सकती है। ठीक है, बिल्कुल। अगला दिया है, नाइजीरिया के विभिन्न प्रांतों के वित्त मंत्रियों ने एकजुट होकर मांग की कि संघीय सरकार अपनी आमदनी के स्रोतों को घोषित करे। वे यह भी जानना चाहते थे कि विभिन्न प्रांतों के बीच राजस्व का बंटवारा किस प्रकार आधार होता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि संघीय सरकार का मतलब होता है केंद्र सरकार। जैसे हमारे यहाँ केंद्र सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं, तो वहाँ के जो वित्त मंत्री ने एकजुट होकर के मांग की कि प्रधानमंत्री ये बताएं हमसे, संघीय सरकार बताए, जो केंद्र सरकार है उससे मांगे कि आप ये बताओ कि आपके इनकम के कितने सोर्स हैं, भाई आपके आमदनी के कितने स्रोत होते हैं, कहाँ कहाँ से आपको इनकम आती है, और ये भी जानना राजस्व का बंटवारा भी किस प्रकार प्रांतों को आप देते हैं, ये भी उनके जानने का हक होता है। ठीक, यहाँ पे तो अब हम लोग यहाँ से जो प्रश्नावली है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो जिससे, तो हम लोग इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, आज का लेक्चर जो है यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग अगले उसमें देखेंगे, प्रश्नावली देखेंगे, इसको समझेंगे। आई होप कि आप वीडियो को अच्छे से एंजॉय किए होंगे, और आप अगर आपको एक बार में नहीं, आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको बिल्कुल देखना और समझना है, क्योंकि राजनीति है, इसमें आप जितना अच्छा समझेंगे आप उतना अच्छी आपकी कमांड बनेंगे इसमें। ठीक है, बिल्कुल। आप लेटे लेटे पढ़िए, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आपको उसको पढ़ लेना, और पिछली वीडियो ना देखे हो तो आप ज़रूर पढ़ें। और हमारा अगर हमारा नॉलेज आपको अधिक पसंद आ रहा तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ज़रूर। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।